कल्पतरु लिमिटेड, ये है वो कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी जिसकी आईपीओ की तैयारी है बाजार में आने की। कल ये आईपीओ खुलेगा। पहले मैं आपको जल्दी से डिटेल्स बता दूं आईपीओ की। 24 से 26 तारीख के बीच में आईपीओ खुला रहेगा और प्राइस बैंड तय हुआ है 387 से 414 रुपये का। 38 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और टोटल इशू साइज है करीबन 1590 करोड़ की और कंपनी का मार्केट कैप होता है ऊपरी बैंड पर 8500 करोड़ से कुछ ज़्यादा। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पराग मुनोत साहब हैं जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से आपने साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और 33 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आपका रियल एस्टेट सेक्टर का है ही। साथ ही चंद्रशेखर जोगलेकर साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि कंपनी के सीएफओ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और साथ ही 31 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव उनका है सीए प्रोफेशनल, जिसमें 28 साल उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में ही बिताए हैं और 2004 से 21 सालों से कंपनी के साथ है। क्वाइट लॉन्ग टाइम। ओके, दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद समय देने के लिए, धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। मुनोत साहब, पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। किस तरह का बिजनेस मॉडल आपकी कंपनी का है कल्पतरु लिमिटेड का, पहले ये समझाएं हमारे दर्शकों को। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू जी बिजनेस एंड आपके दर्शकों को मेरा ग्रीटिंग्स। कल्पतरु 55 साल से है इस बिज़नेस में। मोस्टली रेसिडेंशियल करते हैं हम एंड हम लोग ने लास्ट 55 साल में जो 75 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अक्रॉस माइक्रो मार्केट्स ऑफ मुंबई सब में किए। मतलब हर क्षेत्र में, फ्रॉम अल्टरमाउंट रोड हो, पेडर रोड हो, अप टू मीरा रोड एंड थाना हम लोग 30 साल से कर रहे हैं। हम लोग ने पनवेल में किया है, पूना भी हम लोग 30 साल से हैं। सो हमारा मोस्टली रेसिडेंशियल डेवलपमेंट है एंड हमने रेसिडेंशियल में अबाउट 120 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और अभी हमारे ऑनगोइंग अभी 25 प्रोजेक्ट है, वो अबाउट 2.5 करोड़ स्क्वायर फुट है। ओके। एंड फोर्थ कमिंग मतलब जो 6 से 12 महीने में लॉन्च हुए हैं या होने वाले नेक्स्ट 12 महीने में, वो है अबाउट 6 प्रोजेक्ट, वो है 1 करोड़ 60 लाख स्क्वायर फुट। ओके। एंड प्लान्ड जो है अबाउट 80 लाख फुट है, वो भी 12 से 24 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। ये 5 करोड़ फुट जो है इट्स विद द कंपनी हमारे साथ है। इसमें से 75% इज ओन्ड बाय अस, ऑल लैंड पेड। अच्छा। नो इनकम्बरेंसेस, नथिंग, नो जोनिंग शिंग, बस हमें काम करना है। एंड 25% है जो हमने जॉइंट वेंचर, जेडी और रीडेवलपमेंट जो मुंबई में अभी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें हमारा फोकस है। तो मुनोत साहब, जो मैंने सुना है, क्योंकि मुंबई में तो कल्पतरु का नाम सब लोग जानते पहचानते, कहते कि अगर एक बिल्डिंग कल्पतरु की है यहाँ पर, उसके पास में कोई दूसरी बिल्डिंग है तो आप लोग 15 से 20% प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करते हैं अपने नाम की क्वालिटी का, ये सही है? हम लोग जो प्रोडक्ट देते हैं कि हम लोग देखें कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम सही होना चाहिए। उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है तो उसका कॉस्ट तो ज़्यादा लगता ही है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह, क्योंकि कई बार आर्किटेक्ट भी कहते हैं कि आपकी दीवारों में कील ठोकना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये क्वालिटी की प्रीमियम है। आइए कुछ फाइनेंशियल्स पे भी बात करते हैं। 1590 करोड़ का आपका इशू है और सारा के सारे पैसे कंपनी में जा रहे हैं। यस, प्राइमरी है पूरा। कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं सर? वो 1590 करोड़ पूरे प्राइमरी है और सारे कंपनी में जाएंगे। ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है और 1590 में से लगभग 1200 करोड़ रुपए जाएंगे, 1192 प्रिसाइजली 1200 करोड़ लगभग जाएंगे डेट रिपेमेंट में और बाकी के जो 398 या 400 करोड़ लगभग जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट और कॉरपोरेट के लिए जाएंगे। बिल्कुल। जोगलेकर साहब, एक बार आपसे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल्स आपके जो लॉस मेकिंग भी दिखा रहे हैं और थोड़े रेवेन्यू में कहीं कहीं कमी भी आई है। ज़रा समझाएं कि जो मैं DRHP में पढ़ रहा था कि आपने अकाउंटिंग मेथड को चेंज किया है, क्या बदला है, इसका अब तक क्या असर है और आगे क्या इम्पैक्ट होगा, ये ज़रा समझाइए। हाँ, तो व्यूअर्स को ये जानना जरूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर का अकाउंटिंग किस तरह से किया जाता है। 2 तरीके हैं। अगर कोई डेवलपर जैसे कि कल्पतरु है, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो करती है, इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल अगर 4 साल का हो, बॉम्बे में जनरली हाई राइजेस होते हैं 4-5 साल लग ही जाते हैं, 4-5 साल लगे, तो वो प्रोजेक्ट चालू होने से बिकने को तो चालू हो जाता है, जैसे ही चालू होता है बिकने को चालू होता है, लेकिन उसका जो सेल्स है वो सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज तब तक नहीं होता जब तक कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, जब तक ओसी ना आ जाए, ओसी ना आ जाए और हम लोग ऑफर कंपोजिशन को ऑफर नहीं करें कस्टमर को, तब तक वो सेल आता नहीं। तो सेल एक ही साल में आ जाता है। जिस साल में पूरी ओसी आ जाती है उस प्रोजेक्ट की, तो चौथे साल पकड़िए या 5वें साल पकड़िए। अब 2022 से जो भी प्रोजेक्ट चालू किए हमने, लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फुट के हमने 2022 के बाद प्रोजेक्ट चालू किए। ओके। ज़्यादातर रेसिडेंशियल। तो वो प्रोजेक्ट में
ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो हुई है। Correct. इस वजह से अभी उसका ये चौथा साल होगा 2026 का। अब रेवेन्यू आना शुरू होगा। 26 और 27 चौथा और पांचवा साल होगा। तो अब उन लगभग 11-12 प्रोजेक्ट्स हैं, उसका रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड होने चालू हो जाएगा। करेक्ट। इसके वजह से होता यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जो भले रेवेन्यू आपका नहीं हो, लेकिन उन प्रोजेक्टों के ऊपर जो भी खर्चा किया वो हो, तो लेना ही पड़ेगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस हो, ब्रोकरेज हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, वो उसी साल में जिस साल खर्चा हुआ उसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। Correct. खर्चा करके। और उस वजह से इनिशियल स्टेजेस में जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता तब वो लॉस दिखाई देता है। तो आप नया जो भी कर रहे हो तो अपनी जगह है, लेकिन 1 करोड़ स्क्वायर फीट का जो आपका ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला है, जो 2026-2027 इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में आएगा, हाँ जी। ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू हो सकेगा? क्या सेलिंग होगी? कितना रेवेन्यू आपका हो सकता है इनका दोनों का मिला? जो डेटा RHP में फाइल किया है उसी से देख के बता रहा हूँ। 9,600 की हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस थी ओके 2022 में। ओके 2022 में 22 में 2024 दिसंबर में जो रिपोर्ट्स सबमिट किए हैं, अकाउंटिंग डेटा सबमिट हुआ है, उसके हिसाब से 13,300 करोड़ रुपए वो ऑलरेडी पहुंच गई है। 38% का राइज है। ओके। अब जरूरी नहीं है कि ये सभी के सभी प्रोजेक्ट 13,300 ये एवरेज है, तो उनका उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई रेवेन्यू क्या रिकग्नाइज हो जाएगा 2 सालों में। ठीक बात है। 10,000 से 13,000 की रेंज में कुछ उस रेंज में वो रेवेन्यू ठीक बात है, रिकग्निशन fair का enough। अंदाजा। मुनोद साहब, आपने कहा कि 25 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपके ऑलरेडी हैं, राइट? और उसमें करीबन 1 करोड़ 60 लाख स्क्वायर फीट आपका कंस्ट्रक्शन 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 50 लाख का उसमें चल रहा है। चल रहा, ऑनगोइंग चल रहा है। अच्छा, 2 करोड़ 50 लाख चल रहा है, 1 करोड़ 60 लाख की आपकी और प्लानिंग है। और प्लानिंग है जो हमने उसमें से थोड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिए थे अच्छा। DRHP फाइल करने के बाद, ओके। और थोड़े हमारे नेक्स्ट 12 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। तो ये 25 प्रोजेक्ट, इसके लिए टाइमलाइन क्या रखी? कितने साल लगेंगे इसको पूरा? मतलब करीबन आपकी जो 5 करोड़ स्क्वायर फीट की एडिशनल ये जो आप कहना चाहिए आपके तैयार होगा, ये जो कुछ भी आपके फिनिश प्रोडक्ट, इसका रेवेन्यू कब तक आने की उम्मीद रखी जाए? करेक्ट। सो इसमें से जो ऑनगोइंग है, जो 2.5 करोड़ फुट है, उसके नेक्स्ट 3-4 साल में रेवेन्यू आनी चालू होगी। और जो हमने अभी जो फोर्थ कमिंग जो लॉन्च किए हैं वो नेक्स्ट 4थे-5वें साल में। सो अभी एवरी ईयर रेवेन्यू रिकग्निशन आने, अब मतलब वो साइकिल शुरू हो चुकी है। 3 साल का जो गेस्टेशन पीरियड था वो खत्म हो गया। अब 26, 27, 28 हर साल में आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होते रहेंगे। Correct। ये होता प्लस जो नए प्रोजेक्ट अनिल जी ऐड होंगे वो इसमें है नहीं। अच्छा, जो हम नए प्रोजेक्ट्स लेंगे वगैरह वो भी तो आते जाएंगे आगे। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और समझाएं सर, क्योंकि आप जो 1,600 करोड़ है आ रहे हैं, तो एक तो डेट रिपेमेंट मेजर आपका है, तो कितना डेट रिपेमेंट करने वाला, कितनी सेविंग होगी इससे? तो अब डेट की बात चल रही है करके बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि रियल इस्टेट ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और ऊपर से अगर वो मुंबई में या MMR में किया जाए तो प्राइसेस ज़्यादा होती है, इसके लिए वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। तो प्रोजेक्ट के शुरुआत में डेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है प्रोजेक्ट को कैपिटल प्रोवाइड करने का। दिसंबर के हिसाब से हमारी ग्रॉस डेट 11,000 करोड़ थी। उसमें से 900 करोड़ रुपए, 922 करोड़ रुपए प्रमोटर ने जो CCD डाले वो उसमें ही है, वो 11 में। वो CCD बाद में मार्च में कन्वर्ट हो गए इक्विटी में। Right। मैं उस पर बाद में आऊँगा। और 900 करोड़ रुपए के कैश बैंक बैलेंसेस थे बैलेंस शीट पे दिसंबर 24 के हिसाब से। तो इसके वजह से नेट डेट जो कि देखी जाती है रियल इस्टेट में वो 9,200 करोड़ थी। राइट। अब जब IPO होगा तो 1,200 करोड़ उसमें से कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से डेट रिपेमेंट होगी। और उसके बाद ये जैसे हमने थोड़े टाइम पहले बोला कि 1 करोड़ स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स अभी रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, कैश फ्लो रिकग्नाइज करेंगे आगे के 2 साल में, उसमें से भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेट रीपे होती जाएगी ऑटोमेटिक बेसिस पे। तो 3.5 टाइम आपका डेट इक्विटी रेशियो 3.7 के टाइम अगर ये CCD को एडजस्ट कर दे तो 3.7 के हिसाब से आता है। तो इसको कहाँ आप कंफर्टेबल लेवल देखते हैं 2 साल आगे तक की ये लेवल रहेगा तो हम कंफर्टेबल हैं? तो मैं अभी इमीडिएट की बात करूं तो 3.7 जो डिराइव हुआ दिसंबर का, CCD को हमने इक्विटी कंसिडर कर लिया क्योंकि वो हो गई है मार्च में। राइट। जब IPO हो जाएगा 1,200 आ जाएंगे तो वो 2 के आसपास आ जाएगा, 2 के थोड़े नीचे ही आ जाएगा। ओके। और जब आगे IPO में ही आ जाएगा 2 के नीचे? IPO में ही 2 के नीचे आ जाएगा। और जैसे आगे 2 साल में जो बिजनेस से रेवेन्यूज और कैश फ्लो आएंगे उससे वो अपने आप कम होती जाएगी। और मुनोद साहब, जो CCD की बात कर रहे हैं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो आपने कन्वर्ट किया मार्च 2025 में 517 रुपये 25 पैसे के दाम पे, जबकि आपकी इश्यू प्राइस तो 414 की है। हाँ जी। राइट। तो प्रमोटर क्या ये समझे कि ज़्यादा प्राइस पे शेयर खरीद रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं बजाय IPO की प्राइस के? प्रमोटर को अपने बिजनेस पे बड़ा भरोसा है, तो इसलिए हमने जो सोचा था कि हम जो करना चाहिए कन्वर्जन, हमने उसमें किया था। हमने सोचा कि हम लोग
मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए और सबके लिए ऐसा प्राइसिंग लाए कि आगे ग्रोथ हो। आपके कुछ लैंड पार्सल्स भी हैं, 5 लैंड पार्सल अलग अलग शहरों में हैं, ठीक है। उसमें से शायद कुछ आप बेच रहे हैं या बेचना चाहते हैं, क्या वहाँ क्या प्लान है आपके, वो ज़रा समझाइए। सो ये जो हमने जो 5 करोड़ स्क्वायर फुट का है उसमें हमने ये लैंड पार्सल ऐड नहीं किया है, ये एडिशन है। ओके। ये एडिशनल जो लैंड पार्सल है जो मोस्ट ऑफ देम वो डेवलपमेंट में जाएंगे, बट वो प्लांट के बाद जाएंगे या वो उसके अंदर आएंगे। एक आध दो अगर नॉन कोर होगा वो हम बेच देंगे, अगर उनकी जरूरत नहीं होगी, बट मोस्टली हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। ओके, अच्छा आगे चलते हुए जैसे अभी आपका मैक्सिमम रेवेन्यू तो रेसिडेंशियल से ही है, हार्डली आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कमर्शियल किए, राइट। सो क्या आगे कंपनी का प्लान, 2 तरीके से मैं जानना चाहता हूँ। एक तो रेसिडेंशियल कम कमर्शियल फोकस कहाँ रहेगा, दूसरा मुंबई प्लस आउटसाइड मुंबई, ये स्ट्रेटेजी समझाएं। सो हमारे एक्सपीरियंस, हमारे 55 साल के एक्सपीरियंस में हमने रेसिडेंशियल भी किए, लार्ज कमर्शियल्स भी किए हैं, मॉल भी किया है, गेटेड कम्युनिटी, सेकंड होम्स, विलास भी किए हुए हैं। हमने टॉल बिल्डिंग्स 45 स्टोरीज़ की भी की है, 100 एकर्स के टाउनशिप भी किए, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। रेसिडेंशियल इज़ द मोस्ट फोकस, हमारा 95% रेसिडेंशियल है, बट आगे जाके कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी होगी तो हम कमर्शियल भी करेंगे। हमने अभी हमारा एक प्रोजेक्ट हैदराबाद में चल रहा है, सोल्ड वेरी वेल, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 60% हो गया है। हैदराबाद इज़ अ डीप मार्केट, तो वहाँ भी हम देखेंगे। नोएडा में भी हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो फुली सोल्ड आउट हो गया, तो वहाँ भी अगर हुआ तो फोकस करके। बट आज इंडिया के टॉप 7 सिटीज़ में से 50% सेल MMR एंड पूना में होता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट मार्केट। वहाँ हमारा फोकस है। एंड विद दिस होल DCR जो चेंज हुआ मुंबई का लास्ट 4 साल पहले, उससे मुंबई में फुल रीडेवलपमेंट चालू हो रहा है, मेकिंग मुंबई यंगर, मेकिंग ऑल द एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ विद इन द प्रोजेक्ट, पार्किंग एंड ऑल, तो उसका स्कोप अच्छा है। हमने लास्ट 20 साल से एक्चुअली 11 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, वन ऑफ द वंस हु हैव डन अ लॉट ऑफ रीडेवलपमेंट, एंड हमने लगा इसमें अच्छा फोकस करके हम लोग रीडेवलपमेंट करेंगे। तो MMR में अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। आज अगर आप देखेंगे तो MMR का इन्वेंट्री ओवरहैंग जो 3-4 साल पहले 30 महीने या 33 मंथ्स था, अब 17 महीने ही है। इट्स वेरी लो, और लॉन्चेस से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक बात। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, MMR का मतलब है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी कि मुंबई और उसके आसपास के इलाके, जैसे आपके दिल्ली में होता है ना, दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे मुंबई में इसके आसपास के इलाकों को कहा जाता है। एक सवाल जोगलेश्वर साहब आपसे कैश फ्लो को लेकर, क्या ये समझें कि इस IPO के बाद में आपकी कंपनी के कैश फ्लो रेगुलरली अभी स्लाइटली नेगेटिव है, थोड़े से मेरे ख्याल से नेगेटिव है, तो क्या पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे इसके बाद से कैश फ्लो? सर 2 चीज़ें होंगी IPO होते होते। सबसे पहली बात यह है कि हमें दर्शकों को ये देखे कि दिसंबर के जो अकाउंट्स है उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ गया है। वो इसके लिए क्यों आ गया, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकग्निशन अब चालू हो गया धीरे धीरे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये हो गया कि उसके सामने का जो खर्चा था वो लास्ट 3 सालों में बुक हो गया, कैश पे आउट भी हो गई। आगे चलते जैसे ये 1600 करोड़ की इक्विटी आएगी, 1200 करोड़ की डेट कम हो जाएगी, उसका ही सबसे पहले इम्पैक्ट तो इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएगा, इंटरेस्ट उतने से प्रोपोर्शनेटली सेविंग हो जाए। दूसरा, इक्विटी आने के वजह से और रेटिंग सुधरने की वजह से कंपनी का जो एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी नीचे आ जाएगा। ठीक बात है। हमारी होप ये है कि वो साइजेबली नीचे आ जाएगा विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो FY 26 और 27 बड़े एक्साइटिंग होंगे। बहुत एक्साइटिंग होगा। बिल्कुल सर, आप भी दोनों बड़े एक्साइटेड हैं अपने IPO को लेकर। कल खुलने वाला है मार्केट, परसों नहीं कल ही, 24 तारीख कल ही, कल IPO खुलेगा 24 से 26 तारीख तक। ये है कल्पतरू लिमिटेड का IPO जो खुलने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का समय दिया आपने, और आपके IPO के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कैपिटल मार्केट में आपकी कंपनी की पारी बड़ी दमदार, लंबी और वेल्थ बनाने वाली साबित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।